नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर से पूछा जाता है। दोस्तों आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न में से जो आप प्रश्न जानते हैं मात्र 3 प्रश्न इनमें से किसी का भी दे सकते हैं। 6 प्रश्न में मात्र 3 प्रश्न का सही जवाब देना है, सही उत्तर देना है। तो हम इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बताने जा रहे हैं। समाजवाद से आप क्या समझते हैं और हिंद चीन से आप क्या समझते हैं और हुआ आंदोलन से क्या समझते हैं, इसका कारण सहित बताइए। हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में राष्ट्रवादी का उदय कब हुआ, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि वैसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपको हूबहू आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास में आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न से मात्र 3 प्रश्न का सही जवाब देना है। तो हम इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बता रहे हैं, बाकी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आइए पहला देखिए प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को लिखें। तो दोस्तों यह जो उत्तर लिखा हुआ है इस उत्तर को यहाँ पे लिखिएगा और जितने नंबर में था कॉपी में आप उस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो चलते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम कंगन संघ डैंग की स्थापना की। यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में एक पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी स्थापना की। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। तो दोस्तों आप समझ गए कि स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली को अच्छे से चलाने के लिए एक पार्टी की स्थापना की 1930 में। उस पार्टी का नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। अब आगे देखिए, कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो चिन मिंद्रो के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो ची मिंद्रो के नेतृत्व में वियतनाम स्वतंत्रता प्राप्ति की। अब देखिए आगे, और आपको यह प्रश्न भी पूछ दिया जाएगा कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, या इस उत्तर को आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ता है। वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली, 1945 ईस्वी में। वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली, 1945 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसकी स्थापना हुआ आंदोलन क्या था। हुआ आंदोलन था, यहाँ उत्तर में लिखिएगा, हुआ आंदोलन एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था। हुआ आंदोलन क्या था, एक बौद्ध धर्म से संबंधित आंदोलन था जिसकी स्थापना मेकडेल्टा क्षेत्र के निवासी यूनफू ने की थी। तो आप समझ गए। अगला प्रश्न है, समाजवाद से क्या समझते हैं। उत्तर में लिखिएगा, भारतीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार निस्वार्थ सेवा
त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इनमें शेष और शेषित के लिए कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है। देखा जाए तो इसके अनुसार सभी लोग एक समान स्थिति में होना चाहिए। सबके लिए समानता। सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। सुनामी संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे सुनामी को न तो रोका जा सकता है और न ही इसके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहला तरीका है, देखिए, समुद्र तट से कई सौ मीटर की दूरी तक न तो कोई भवन बनाएंगे और न ही वहाँ निवास करेंगे। दूसरा, जहाँ सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहाँ लोगों को तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, मकान को अधिक से अधिक ऊंचाई पर बनाने का प्रयास करेंगे ताकि सुनामी रोकी बनाने के लिए किसी इंजीनियरिंग की सहायता लेंगे। देखिए, आप समझ गए होंगे, यानी कि अच्छे से इस प्रश्न को एक दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ अगर सुनामी की बात करें तो आप इस तरह प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। कि आपदा से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा कैसो भी, तो आप उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो इसलिए आपदा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा इस तरह से कि प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो आपदा कहलाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो दोस्तों आप भी पढ़ लिए होंगे। अब देखिए, समझिए आपदा क्या होता है। प्राकृतिक में होने वाली वैसी प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक घटना और मानवीय निर्मित घटना, मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे बम, बारूद, रेल दुर्घटना या कहीं पे मकान गिर गया, तो ये सब मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक घटना हो गया आपका बाढ़, भूकंप, सुखाड़ और आतंकवाद, ये हो गया आपका मानव निर्मित, यानी कि दोनों मिलाकर के जो घटना घटती है और उसमें जान माल की, जीव जंतु की हानि जो होती है उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए इस बात को कि आपदा से आप क्या समझते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए, आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है या मानवीय निर्मित आपदा है या मानव का आपदा है। और पूछ दिया जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घटना नहीं है। तो उसमें आपको पूरा दिया रहेगा और उसमें 3 को दिया रहेगा प्राकृतिक और 1 दे देगा मानव निर्मित। तो ये बात को अगर आप भली भांति से समझ रहे हैं तो आपका प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा से आप लोग अच्छे से समझने के बाद आपका कोई भी प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे बन जाएगा। तो देखिए, यहां पर दिया गया है प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो देखिए, प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा स्वयं हुआ हो उसको कहते हैं। तो चलिए अच्छे से समझिएगा। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन,
चक्रवात, सुनामी आदि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब मानव निर्मित आपदा देखिए, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अंत तक देखे हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद इत्यादि। तो ये आपदा के बारे में समझ गया। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि। अब मानव निर्मित आपदा, मानव निर्मित आपदा होता है सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध। प्रश्न रहेगा आपका, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर, औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी कि श्रम मतलब होता है मजदूर, श्रम के द्वारा न होकर, यानी मजदूरों से ना होकर, आप मजदूर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम यानी कि मानव मजदूर के द्वारा न होकर किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा होता है। तो आप समझ गए कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआत की क्या कैसे लिखना है कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मानव मजदूर के द्वारा नहीं होकर मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन वृहत्तर पैमाने पर होता है। दोस्तों वाजिब बात है, अगर मशीन के द्वारा कोई सामान को बनाया जाएगा तो ज़्यादा बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, बचपन में देखे होंगे कई मजदूर लगा करके कोई या बांध या सड़क या कोई मशीन से मतलब मजदूर के द्वारा कितना स्लो काम होता था। लेकिन अब जब मशीन आ गया, जैसे डोजर आप जिसे कहते हैं, जेसीबी कितना जल्दी उठा करके कोड़ के दे देता है। तो ऐसे ही दोस्तों मशीन से ज़्यादा काम होने लगा। तो आप समझ गए। अब देखिए इस जगह से, और इसकी खपत के लिए बड़ा बाजार की आवश्यकता होने लगी। अब जब ज़्यादा माल उत्पन्न होगा तो कहाँ मतलब बड़ा बाजार चाहिए ही चाहिए, यानी कि आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण पर निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए यहाँ पर कि औद्योगिकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मजदूर के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। और मशीन जब उत्पादन करने लगता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में माल उत्पादन होता है, जिससे कि बड़े बाजार की आवश्यकता होती है और नए नए मशीनों के आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण से आप क्या समझें, अच्छे से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न है कि औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो उत्तर में लिखिएगा औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता था।
औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। यानी औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। उनके पास दैनिक उपभोग पदार्थ के खरीदने के लिए धन नहीं रहा, अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। तो दोस्तों आप समझ गए कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी जो भी मशीन में लगाए जाने पर मजदूर भी उसमें काम करते थे और उस मशीन पर काम करने के लिए औरतों और बच्चों को 16 से 18 घंटा काम करवाते थे और उनके पास वाजिब जो जीवन यापन के लिए पैसा नहीं होता था और उसे सामान कोई चीज़ खाने के लिए अपना मतलब जीवन यापन करने के लिए खरीद नहीं पाता था और 16 से 18 घंटा काम करवाता था। इसी के चलते उसके पास धन और पैसा पूंजी न बनने के कारण मजदूरों ने आंदोलन का रुख ले लिया। प्रश्न आप देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घो पश्चिमी एशिया में। इटली और जर्मनी कहाँ आते हैं? पश्चिमी एशिया में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि भुरभु वंश। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि कार्बोन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, काउंट कावर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट कावूर को विक्टर एमुलून ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि सी प्रधानमंत्री का किया था उसको। अगला प्रश्न देखिए, गेरिवाल्टी पेशे से क्या था। गेरिवाल्टी पेशे से क्या था। तो गेरिवाल्टी जो है कि पेशे से वह नाविक था। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।